नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। चीन अफ्रीका सहयोग मंच की 9वीं बैठक बीजिंग में हो रही है। इस बैठक के दौरान चीन के प्रति अफ्रीकी देशों का क्या दृष्टिकोण रहता है, ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सीख साबित हो सकती है। हाल ही में चीन और अफ्रीका के बीच संबंध किस प्रकार से विकसित हुए हैं और साथ ही भारत को अफ्रीका के साथ संबंध बढ़ाने के अंतर्गत क्या करना चाहिए, आज इन सभी पक्षों पर इन डेप्थ में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि चीन अफ्रीका फोरम में अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, और इसके बाद एक महत्वपूर्ण पक्ष पर चर्चा होगी कि अफ्रीका के देशों को जिस प्रकार से चीन ऋण प्रदान कर रहा है, कहीं वो चीन के ऋण जाल में फंस तो नहीं जाएंगे। तो चीन का सामान्यतः ऋण पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस पक्ष पर भी बात करेंगे। साथ ही इस फोरम बैठक के अंतर्गत अफ्रीकी देशों का चीन के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है, उससे भारत को भी एक सीख मिल सकती है, तो इस सीख पर बात होगी। साथ ही अफ्रीकी देशों में भारत अपने संबंधों को बढ़ाने के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से उपयोग कर सकता है, इस पक्ष को जानने के बाद अफ्रीकी देशों की स्वायत्तता पर भी बात होगी। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे से इन सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन डेप्थ दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, और खबर यही है कि फोरम ऑफ चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, जिसको सामान्यतः आप चीन अफ्रीका सहयोग मंच कहते हैं, इसकी 9वीं बैठक बीजिंग में चल रही है और ये बैठक होगी 4 से 6 सितंबर 2024 को। ये बैठक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अफ्रीका के देश वर्तमान में तरह तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वो किस तरह की चुनौती है, जैसे विश्व में आप देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में एक संकट चल रहा है, जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। इस संघर्ष में हाल ही में लेबनान भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, और इन सभी परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि रेड सी से होने वाले शिपिंग पर भी लगातार हुती विद्रोहियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिससे अफ्रीका के अलग अलग देशों में आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, और आपूर्ति इन सभी कारणों की वजह से प्रभावित भी हुई है। इन कारणों की वजह से अफ्रीका के अलग अलग देशों में मुद्रास्फीति बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंची है। मुद्रा की जो वैल्यू है, वहां के अलग अलग जो लोकल मुद्रा है उसकी वैल्यू भी घटी है, यानी मुद्रा अवमूल्यन भी हुआ है। ऋण बोझ अफ्रीका पर बढ़ा है। अलग अलग देशों में हाल ही में अफ्रीका के अलग अलग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अलग अलग देशों में हमें तख्ता पलट की भी घटनाएं देखने में मिली है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि इन सभी घटनाओं के समूह ने अफ्रीकी देशों को खास चुनौतियों के बीच ला दिया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के अलग अलग देशों के साथ विश्व के महत्वपूर्ण देश अफ्रीका +1 शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। तो अफ्रीकी देशों में इन सम्मेलनों के प्रति एक फटीगनेस, एक थकान का भी एक आशंका नजर आती है, और इसको हम कहते हैं शिखर सम्मेलन थकान या समिट फटीग। समिट फटीग का नाम इसको दिया जाता है क्योंकि अफ्रीकी देशों ने हाल ही में कई देशों के साथ शिखर सम्मेलन किया है। अफ्रीका के सभी देशों ने मिलकर के, जैसे तुर्की के साथ किया है, रूस के साथ किया है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ भी इस तरह के शिखर सम्मेलन हुए हैं। लगातार होते इन शिखर सम्मेलनों के कारण एक नया विचार उभर रहा है, जो कि अफ्रीकन यूनियन ने वर्ष 2006 में बांजुल में अपनाया था। बांजुल में वर्ष 2006 में अफ्रीकन यूनियन ने कहा था कि अगर अफ्रीका के देशों के साथ सामूहिक रूप से कोई अन्य देश शिखर सम्मेलन करता है, तो उसमें 15 देशों को चुना जा सकता है जो इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, और इन देशों का 15 देशों का जो चयन किया जाएगा वो अफ्रीकन यूनियन के द्वारा ही किया जाएगा। और साथ ही इन शिखर सम्मेलनों में अफ्रीकी यूनियन आयोग जो कमीशन है वो भी शामिल हो जाएगा। इस प्रारूप को हम बांजल प्रारूप कहते हैं। तो अफ्रीका के देशों के साथ शिखर सम्मेलन के अंतर्गत लगातार इस बांजुल प्रारूप की बात हो रही है, क्योंकि अफ्रीकी देशों में शिखर सम्मेलन से होने वाली थकान भी अनुभव की जा रही है। साथ ही अफ्रीका का
जो ये सम्मेलन अफ्रीकी देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, चीन के साथ जो ये शिखर सम्मेलन चल रहा है, इसकी प्रभावशालिता, कि इसकी जो प्रभावशीलता है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि अफ्रीका के देश इस पूरी बातचीत के दौरान अपने एजेंडे को निर्धारित करने के अंतर्गत कितनी भूमिका निभाते हैं, अपनी कार्यसूची अपने हिसाब से निर्धारित करने की कितनी कोशिश करते हैं, और क्या उनकी ये कोशिश सफल होती है। साथ ही अफ्रीका किस तरह की रणनीतिक सोच के साथ इस तरह के सम्मेलनों में आगे बढ़ता है, ये चीजें भी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी, इन सभी पक्षों के कारण ये पूरी खबर चर्चा में है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि चीन अफ्रीकी फोरम की जो ये बैठक हो रही है, इसमें अफ्रीकी देशों की क्या प्राथमिकताएं होंगी, और प्राथमिकताएं इस हिसाब से तय होगी क्योंकि चीन अधिकांश देशों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बनता जा रहा है। तो वर्तमान में अफ्रीकी देशों के साथ उसके व्यापार की क्या स्थिति है। वर्ष 2022 से वर्ष 2024 के बीच चीन ने कहा था कि वो अफ्रीकी देशों से कितना निर्यात करेगा, कितने मूल्य का आयात करेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उसकी टोटल वैल्यू होगी। हालांकि इस लक्ष्य पर हाल ही में एक मामूली प्रगति ही हुई है, बहुत मॉडरेट प्रकार की प्रगति हुई है, और इस लक्ष्य से अभी चीन काफी पीछे है। हाल ही का आंकड़ा देखें तो जनवरी से लेकर के जुलाई वर्ष 2024 तक का जो आंकड़ा है वो चीन और अफ्रीका के देशों के बीच बताता है कि 167 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, जिसमें चीन से होने वाला जो निर्यात है वो 97 बिलियन डॉलर का है, और अफ्रीका से होने वाला जो निर्यात है वो 69 बिलियन डॉलर का है, जो इन दोनों यानी अफ्रीकी महाद्वीप और चीन के बीच 28 बिलियन डॉलर के घाटे को दिखाता है अफ्रीका के पक्ष में। यानी अफ्रीका चीन के साथ व्यापार के अंतर्गत एक बड़े व्यापारिक घाटे का भी शिकार है, और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे अफ्रीकी देशों को इस फोरम के माध्यम से निपटाने की आवश्यकता महसूस होगी। साथ ही अफ्रीकी देशों के बीच, अफ्रीकी देशों और चीन के बीच जो व्यापार होता है, इसका अधिकांश हिस्सा कच्चे माल का है। तो जरूरी इस बात की है कि अफ्रीका में उद्योग का भी विकास किया जाए, चाहे वो कृषि उद्योग हो और चाहे मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग क्षेत्रों की हो। और इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत, कृषि उद्योग के विकास के अंतर्गत भारत और चीन दोनों ही अफ्रीकी देशों की सहायता कर सकते हैं। अफ्रीका में एक ऐसे माहौल को निर्मित करना पड़ेगा जिससे अफ्रीका में जलवायु प्रतिरोधी फसलें, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर और कीटनाशक विकसित किए जा सके, और इन सभी कामों में चीन और भारत दोनों ही उसकी मदद कर सकते हैं। साथ ही अफ्रीका के देशों में कृषि की बेहतर स्थितियों को विकसित करने के लिए मौसम पूर्वानुमान के लिए भी उपग्रह प्रणाली की यूज की आवश्यकता है, उसके उपयोग की आवश्यकता है, और इसके अंतर्गत भी चीन और भारत उसकी मदद कर सकते हैं। और ये प्राथमिकताएं, ये दोनों ही प्राथमिकताएं चीन के साथ होने वाले सहयोग मंच की बैठक में अफ्रीका की निश्चित रूप से रहेंगी। और कौन से मुद्दे रहने की उम्मीद है, जैसे हरित ऊर्जा और औद्योगिक विकास के मुद्दे भी रहने की उम्मीद है इस बैठक के दौरान, जो कि अफ्रीका के द्वारा उठाए जाएंगे। अफ्रीका के कई देशों में लगातार जो रिफाइनिंग से संबंधित उद्योग है उसको विकसित करने की कोशिश हो रही है। अफ्रीका में और अधिक शोधन और प्रसंस्करण केंद्रों की आवश्यकता है। अफ्रीका के देश लगातार इस चीज की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे का उदाहरण हम ले सकते हैं। जिम्बाब्वे से इस प्रकार की खबरें आई हैं कि जिम्बाब्वे में चीन की कंपनियों को विशेष तौर से लिथियम शोधन के लिए मजबूर किया गया है, ताकि वो बुनियादी रूप से लिथियम शोधन की पूरे स्ट्रक्चर को स्थापित कर सके, और आपूर्ति श्रृंखला के, मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत इसका पूरा प्रयोग और ढांचे को निर्मित किया जा सके। लेकिन इन चीजों में, उद्योगों के इस स्तर को स्थापित करने के अंतर्गत अफ्रीकी देशों में कई प्रकार की बाधाएं भी है। बाधाएं किस प्रकार की है, जैसे बिजली की आपूर्ति बेहद कम है, बिजली उत्पन्न करने की, उत्पादित करने की क्षमता भी अफ्रीका की बहुत सीमित है, दीर्घकालिक रूप से ये कमी महसूस हो रही है। साथ ही इन सभी उद्योगों को स्थापित करने के अंतर्गत पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक लागतें भी अभी बेहद ज्यादा हैं, और अफ्रीका में कच्चे खनिजों को परिष्कृत करने की क्षमता के अंतर्गत ये सभी बाधाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन फोरम ऑफ चीन अफ्रीका कोऑपरेशन के अंतर्गत अफ्रीकी देश इन प्राथमिकताओं को चीन के सामने रख सकते हैं। ये अफ्रीका के देशों की प्राथमिकताएं इस फोरम में रहेंगी। हाल ही में पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण मुद्दा चीनी डेट ट्रैप का बना हुआ है, यानी चीन द्वारा अलग अलग देशों को दिए जाने वाला जो ऋण है वो समय के साथ उन देशों को स्ट्रेटेजिक रूप से, रणनीतिक रूप से हानिकारक हो सकता है,
उन पर दबाव बढ़ा सकता है और उन देशों में चीन के प्रभाव को बढ़ा सकता है। ये पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय है। तो अफ्रीका के देशों में चीन द्वारा जो ऋण दिया गया है उसकी स्थिति को भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2000 से 2022 तक चीन द्वारा अफ्रीकी देशों को लगभग 170 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया गया है। हालांकि अफ्रीका का जो टोटल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का ऋण है, इसमें चीन की जो हिस्सेदारी है वो केवल 12% के ही बराबर है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़े वॉल्यूम को भी दर्शाता है। हालांकि कई विशेषज्ञ इस बात को नकारते हैं और वो ये कहते हैं कि जो पूरी अवधारणा है ये बेहद विवादित है और इससे अलग चीनी ऋण देने के पैटर्न को, उसके पैटर्न को बहुत गहराई से पड़ताल करने की आवश्यकता है। इस पैटर्न को थोड़ा गहराई से पड़ताल करेंगे तो स्थिति ठीक से निकल करके आएगी, और जब हम ठीक से इस स्थिति की पड़ताल करते हैं तो हमें इसमें एक पारदर्शिता की भी कमी महसूस होती है, एक ट्रांसपेरेंसी की कमी महसूस होती है। जैसे एड डाटा 2022 के एक अध्ययन के अनुसार जो उप सहारा अफ्रीका है, यानी सहारा क्षेत्र के अलावा जो देश हैं, उप सहारा अफ्रीका को दिए गए चीनी ऋणों में जो जितना भी ऋण उप सहारा क्षेत्र में चीन द्वारा दिया गया है उसका केवल आधा हिस्सा ही उजागर हुआ है, ऋण रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसलिए अफ्रीका को कितना ऋण चीन द्वारा दिया गया है इसके अनुमान को लगाना बेहद ज्यादा जटिल है, बेहद ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके अंतर्गत एक और बात विशेष तौर से ध्यान में रखी जानी चाहिए कि चीन वस्तुतः व्यापक ऋण माफी की पेशकश करने की सिफारिश नहीं करता है। यानी चीन ने अगर कहीं बड़े प्रकार के ऋण दिए हैं तो उन ऋणों की माफी सामान्यतः चीन द्वारा नहीं की जाते हैं। सामान्यतः चीन द्वारा किस तरह के ऋण माफ किए जाते हैं? जो ऋण छोटे प्रकार के होते हैं और ब्याज मुक्त ऋण होते हैं, उन्हीं को सामान्यतः चीन द्वारा मुफ्त माफ किया जाता है। इसलिए अफ्रीकी देशों को इस संबंध में एक खास रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है और चीन के प्रति एक इंटीग्रेटेड, एक एकीकृत रणनीति विकसित करने और साथ ही चीन अफ्रीका सहयोग मंच शिखर सम्मेलन से पहले अपनी स्थिति को सुसंगत बनाने के लिए काम भी किया गया है, उस पर कार्य भी किया गया है, जिसका लक्ष्य है कि चीन पर जो चीन अलग अलग प्रकार की सहायता देता है, इस सहायता पर जोर को कम रखा जाए, चीन के साथ केवल व्यापारिक सुविधाओं को विकसित किया जाए और उत्पादों में ऐसे निवेश को बढ़ावा दिया जाए जो इनके उत्पादों के मूल्य संवर्धन को, वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दे, उस पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए चीन के साथ संबंधों को विकसित करने के अंतर्गत। ये सारी स्थिति भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि किस प्रकार से भारत को अफ्रीका में अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि भारत का जो अफ्रीका के प्रति दृष्टिकोण रहा है वो चीन से भिन्न रहा है और एक स्वतंत्र प्रकार के दृष्टिकोण को भारतीय रणनीति अभिव्यक्त करती है। अफ्रीका में सामान्यतः भारत ने कुछ क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है निवेश के माध्यम से, जैसे भारत ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी क्षेत्र, मानव संसाधन विकास, कृषि का क्षेत्र और दवाओं के क्षेत्र में एक तरह से अफ्रीका को बहुत बड़े स्तर पर लाभ भी पहुंचाया है। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री योजना के माध्यम से अफ्रीका के अलग अलग देशों को बहुत बड़े स्तर पर सामान्य सुविधाएं कोविड से संबंधित प्रदान की गई। पीपीई जो एक पर्सनल प्रोटेक्टिव यूनिट होती है वो भी उनको पहुंचाई गई थी। साथ ही अफ्रीका में अगर भारत अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत अपने संबंधों में निरंतरता बनाए जाने की आवश्यकता है। जैसे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन पिछली बार कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब की गई थी? यानी भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की शुरुआत के अंतर्गत वर्ष 2008 में हुई थी। इसकी पहली बैठक वर्ष 2008 में हुई थी और तीसरी बैठक वर्ष 2015 में हुई थी। इसके बाद कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई है, तो जरूरत इस बात की है कि चौथी बैठक जल्द से जल्द किया जाए। और अफ्रीकी देशों का, अफ्रीकी यूनियन कमीशन की जो वर्तमान में सीट है वो इथियोपिया के पास है, इसलिए इस सम्मेलन की बैठक का जो सबसे उचित स्थान रहेगा वो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा रहेगी। तो अदिस अबाबा में ही इस बैठक को आयोजित किया जाना चाहिए और इस स्थिति का लाभ इसलिए भारत को लेना चाहिए क्योंकि भारत ने हाल ही में सितंबर 2023 में जो G20 की बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 का देश बनाने के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसलिए उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत तुरंत
भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन करे, जिसका उपयुक्त स्थान अदिस अबाबा रहेगा। साथ ही भारत को अफ्रीका के देशों के साथ 1.5 ट्रैक वार्ताओं को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। 1.5 ट्रैक वार्ताएं किस प्रकार की वार्ताएं होती हैं? जैसे आप ट्रैक 1 वार्ताओं को देखेंगे जो कि ऑफिशियल स्तर पर होती हैं, ट्रैक 2 वार्ताएं अनऑफिशियल स्तर पर होती हैं, गैर औपचारिक स्तर पर होती हैं। 1.5 ट्रैक वार्ताएं ऐसी वार्ताएं होती हैं जिसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों तत्व शामिल होते हैं, उसके बीच की वार्ताएं में होती हैं, उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के तत्व शामिल होते हैं, ताकि इनफॉर्मल वार्ताओं को भी बेहतर किया जा सके और दोनों वार्ताओं में एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेने की क्षमताओं का विस्तार किया जा सके। तो इस तरह की ट्रैक वार्ताओं को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए भारत को, अगर अफ्रीका के देशों में एक बेहतर संबंध स्थापित करने हैं, बेहतर विकास करना है, बेहतर अपने निवेश की पृष्ठभूमि का निर्माण करना है। साथ ही भारत को अफ्रीका के औद्योगिकरण के लिए भी समर्थन प्रदान करना चाहिए। अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत शामिल करने की आवश्यकता है, तो इस पर भारत को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय कंपनियों को कृषि के साथ साथ दवाओं का क्षेत्र यानी फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी निवेश करने की आवश्यकता है। जैसे भारत कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत निवेश कर सकता है, खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत यानी फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत निवेश कर सकता है। भारत को सिंचाई, शीत भंडारण अवसंरचना, जिससे वहां पर जो कृषि उत्पाद है उनके खराब होने की स्थितियां कम हो सके। शीत भंडारण कोल्ड स्टोरेज से ये स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जो कृषि उत्पाद हैं उनकी अवधि, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। इसी तरह से ट्रिपल ए यानी अफोर्डेबल, एप्रोप्रिएट और अडेप्टेबल, सस्ती, उपयुक्त और अनुकूल प्रौद्योगिकियों को भारत बढ़ावा दे सकता है अफ्रीका के अलग अलग देशों में। तो इन सभी चीजों के माध्यम से भारत अफ्रीका के औद्योगिकरण में मदद कर सकता है। इसी तरह से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी भारत बढ़ा सकता है। इस तरह की पृष्ठभूमि का निर्माण होना चाहिए कि भारत की निजी कंपनियां अफ्रीका के अलग अलग देशों में निवेश करें। कोविड-19 के बाद जो नए ऋण अफ्रीका में आए हैं उनके प्रति एक आशंका अफ्रीका के देशों में बढ़ी है और सार्वजनिक निजी भागीदारी को अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है, यानी ऐसे निवेश जहां पर सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों शामिल हों, सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित हो। साथ ही भारत एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के माध्यम से जो एक योजना है, व्यापार सहायता कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और अफ्रीका के बीच एक विश्वास निर्माण और बैंकिंग संबंधों को विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ साथ भारत निजी कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी दे सकता है, ताकि वे अफ्रीका में अगर निवेश करते हैं तो उनकी निवेश लागत कम हो जाए और भविष्य में एक बेहतर संबंधों की पृष्ठभूमि का निर्माण आर्थिक आधार पर हो सके। तो ये भारत के लिए महत्वपूर्ण सीख है। भारत इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी का क्या इस्तेमाल कर सकता है? आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत ने चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आधार के माध्यम से, चाहे एक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से, अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने डिजिटल क्रांति महसूस की है। तो इस डिजिटल क्रांति का, इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग बायोमेट्रिक्स, मोबाइल कनेक्टिविटी और जनधन प्रौद्योगिकी सहित भारत का जो टोटल डिजिटल बुनियादी ढांचा है, इसका अफ्रीका के साथ डिजिटल और भौतिक दोनों तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मॉरिशस में यूपीआई और रुपे सेवाएं पहले से ही उपयोग में आ रही है और कई अन्य अफ्रीकी देश ऐसे हैं जो इन सेवाओं का, इन डिजिटल सेवाओं का वहां पर विस्तार करना चाहते हैं, उनको वहां पर लाना चाहते हैं। कौन कौन से देश हैं? जैसे केन्या, नामीबिया, घाना और मोजाम्बिक जैसे देश हैं जिनकी यूपीआई में रुचि है। तो इसके अंतर्गत भी भारत को उनकी मदद करनी चाहिए और इन संबंधों को और विस्तारित करना चाहिए। साथ ही अफ्रीका के अलग अलग देशों के साथ भारत डॉलर आधारित व्यापार न करके, डॉलर आधारित ऋण व्यवस्थाएं न अपना करके, बल्कि रुपया आधारित ऋण व्यवस्थाएं अपना सकता है और इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा से जुड़े हुए जो जोखिम है उनको दूर कर सकता है। ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के अंतर्गत। इन सभी कार्यों को करते हुए भारत को अफ्रीकी देशों की स्वायत्तता के तत्व का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। अफ्रीकी देशों में भी उनकी सरकारों पर लोगों की तरफ से लगातार जवाबदेही की मांग बढ़ रही है। साथ ही अफ्रीकी देश भी अपनी स्वतंत्र रूप से रणनीतिक योजनाएं बना रहे हैं। इस प्रकार से योजनाओं को विकसित किया जा रहा है ताकि अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों में निवेश को बढ़ाया जा सके और उनकी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आर्थिक मूल्य श्रृंखला में भी शामिल हो सके। ये सारी
स्वायत्तता, ये सारी चीजें अफ्रीका के देशों की स्वायत्तता को अभिव्यक्त करती हैं और इसलिए भारत को अफ्रीकी देशों के इन स्वायत्तता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जिस स्वायत्तता का उल्लंघन करने का आरोप चीन पर लग रहा है। इसलिए चीन अफ्रीका फोरम का जो शिखर सम्मेलन बीजिंग में हो रहा है वो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और भारत को इस पर नजर निश्चित रूप से रखनी चाहिए। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन पहली बार किस वर्ष आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2008, वर्ष 2011, वर्ष 2015 या वर्ष 2018। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।